हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते एक नारा हमेशा लगाते रहे कि कश्मीर है पुकारती, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। और ये कंसिस्टेंट है सर। कंसिस्टेंट इसीलिए है, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि 1952 में जब ये आंदोलन चलाया हमारे तत्कालीन जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, तो लोगों ने अपना इतिहास भूगोल छोड़ दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता ने कभी इस मुद्दे को नहीं छोड़ा कि 370 खत्म करना है, 35A खत्म करना है और जम्मू कश्मीर जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है उसमें भारत का संविधान चलाना है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जो बातें कही वो केवल ये नहीं है कि दो निशान, दो विधान, दो प्रधान जो है नहीं चलेंगे, ये केवल बीजेपी का नारा नहीं लगा। मैं आपको बताऊं कि मैं पेपर लेकर आया। एक प्रधानमंत्री वो हैं जो कि आतंकवादी के साथ, यासीन मलिक के साथ अपना फोटो खिंचाते हैं, वो खुश हो जाते हैं सर। और एक प्रधानमंत्री वो हैं जो दिवाली में सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए जाते हैं। और उस प्रधानमंत्री का कंसिस्टेंसी देखिए सर, ये फोटो है। ये फोटो है कि 1952 में यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस आंदोलन को चलाया उसको पूरे संघ परिवार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने इसको बढ़ाया। और जो आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 1991 दिसंबर से जिस यात्रा को चालू किया, 26 जनवरी 1992 को उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया है। मुझे इसलिए यह पता है सभापति महोदय कि जब वो एकता यात्रा चली, कश्मीर से एकता यात्रा पहुंचनी थी डॉक्टर जोशी के नेतृत्व में, जिसके कन्वीनर उस वक्त के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी थे। जब वो कश्मीर पहुंचे, आज कश्मीर जो है लोग यात्रा लेकर जाते हैं, कांग्रेस के बड़े यात्रा लेकर जाते हैं, उनको आतंकवादी भी दर्शन दे देते हैं। लेकिन उस सिचुएशन को क्रिएट करने में लाल चौक पर भारत का झंडा फहरे, इसके लिए क्या कुर्बानी दी भारत ने, ये उनको अंदाजा नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कन्वीनर के तौर पर वहां पहुंचे तो वो अड़ गए, क्योंकि भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम किसी कीमत पर भारत का झंडा लाल चौक पर नहीं फहरा सकते, खून खराबा हो जाएगा। भारत का झंडा नहीं फहर सकता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गोली मैं सामने से खाऊंगा, मैं किसी कीमत पर जाऊंगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नहीं है गोविंदाचार्य जी, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर थे। उन्होंने जो है उनके साथ भारत सरकार का निगोशिएशन हुआ। उस वक्त माननीय नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। और मैं इस केस को इसलिए जानता हूं सर कि उस वक्त जो तत्कालीन आईजी कश्मीर डिवीजन में सीआरपीएफ के थे एनके तिवारी, वो मेरे अपने मामा थे। और उनके घर में, यहां लोधी रोड में उनके घर में भी 45 उनका घर का मकान नंबर था। हमने वहां निगोशिएशन किया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अड़े हुए थे कि मुझे हर हालत में करना है। और आज 370 और 35A हटाकर इस सरकार ने कितना बड़ा काम इस देश के लिए किया है, और जो हमारा मुद्दा 1952 से रहा उसको किस तरह से पूरा किया है, ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। कल सर बहुत बातें हुई 370 की। एक तो जितने वक्ताओं ने कहा, मैं उनको कह देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में केस जरूर चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास किए हुए 370 और 35A को स्टे नहीं किया है। और जब स्टे नहीं किया है तो वो जहां भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसका क्या मतलब है। और उन्होंने गलत बयानी की सर कि जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन हुआ उसमें जानबूझकर जो है हमने 3A का जो है हनन किया, और उसमें कहा 2018 में कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका पावर पार्लियामेंट को चला जाएगा। मैं 1976 में तमिलनाडु में करुणानिधि जी की सरकार जो है करप्शन के आधार पर इंदिरा जी ने हटाया था सर, उसी का प्रोक्लेमेशन लेकर आया। यह सेम चीज कह रहा है सर, जब भी राष्ट्रपति शासन होता है तो जो असेंबली के अधिकार हैं वो राष्ट्रपति को निहित हो जाते हैं, और जो भी डिसीजन करना है। दूसरा मैं पेपर लेकर आया हूं सर 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल का, कि जब भारत सरकार ने तय किया कि राज्यों का बंटवारा हम अलग अलग ढंग से करेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये तय कर दिया
कि किसी भी राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा यदि लेजिस्लेटिव असेंबली यह तय भी कर दे कि हमारे राज्य का बंटवारा नहीं होगा, उसके बावजूद भी यह पार्लियामेंट सक्षम है। और इसी के आधार पर आपको ध्यान हो कि तेलंगाना, जहां के अभी रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनकर आए हैं, तेलंगाना में वहां की असेंबली ने कहा कि हम नहीं पास कर सकते, उसके बाद भी हुआ, खून खराबा हुआ सर। इसीलिए यह गलत बयानी जो है मुझे लगता है कि गलत है। दूसरा सर, मैं कश्मीर के बारे में कहूं कि आखिर यह रिजर्वेशन की परंपरा कहां से स्टार्ट हुई। एक दिन है सर 13 जुलाई, जो कि बलिदान दिवस कश्मीर मनाता है। यह 13 जुलाई क्यों मनाया जाता है सर? मैं कुछ चीजों पे आना चाहता हूं, और एक्सेशन क्यों हुआ और क्यों नहीं हरि सिंह हमारे साथ आना चाहते थे। दो हिस्टोरिकल फैक्ट है जो पूरे देश को जानने का सवाल है सर, कि 13 जुलाई कश्मीर बलिदान दिवस क्यों मनाता है, और हरि सिंह जो है इतना होने के बाद, हिंदू राजा होने के बाद भी हमारे साथ क्यों आने को तैयार नहीं थे। 13 जुलाई 1931 को सर जो एजिटेशन राजा के खिलाफ था वो बेसिकली कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हो गया, और कश्मीरी पंडितों में कम से कम 100 कश्मीरी पंडित की 13 जुलाई 1931 को हत्या हुई थी। उस हत्या को बचाने के लिए गोलियां चली थी। 13 जुलाई को ये सारी पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, लगातार 13 जुलाई को वो बलिदान दिवस मनाती है, कभी एक बार भी कश्मीरी पंडित के बारे में नहीं कहती। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ सर, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया। पूरे देश भर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, लेकिन कश्मीर ही एक ऐसा जगह था जहां 1946 में राजा हटाओ का नारा चल रहा था।